पूरी धरावी साथ दे कुछ और बात है, पूरी धरावी साथ दे कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर भी काफ़ी है, चलने को तो एक पैर भी काफ़ी है, अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी समय हो गया, 25 डेज के बाद वापस आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 जो भारतीय स्वतंत्रता से लेकर भारत पाकिस्तान के विभाजन, गठन और साथ साथ देशी रियासतों का निर्धारण, इन सभी बिंदुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, जो कई बार पीसीएस, आईएएस और साथ में बीडीओ का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो, लेखपाल हो, इन पे इससे क्वेश्चन अच्छे तरीके से और सिंपल से पूछे गए हैं। अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो देखते हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, इसके तहत सबसे पहले कहा गया, जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद है, वो जो एक्ट बनाती है, अधिनियम बनाती है, वो कानून जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा बनाए गए कानून है, वो 15 अगस्त 1947 के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे भारत में। ये इसी एक्ट के द्वारा कहा गया। तो इस एक्ट का जो प्रस्ताव है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया अंतिम एक्ट है, अंतिम अधिनियम है। तो इस एक्ट का जो प्रस्ताव है वो 4 जुलाई 1947 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 में। और यह प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो 18 जुलाई 1947। यानी यह पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947। अब ये एक अधिनियम हो गया, यानी पारित हो गया, तो हमारा अधिनियम बन गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसी अधिनियम के द्वारा कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, और साथ में देशी रियासतें भी स्वतंत्र होंगी। ये इस अधिनियम के द्वारा बताया गया। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, ये कहा गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, यानी पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा। और साथ में नंबर 3 में कहा गया, देशी रियासतें, देशी रियासतें भी स्वतंत्र होंगी, यह कह दिया गया। अच्छी बात है। भारत पाकिस्तान का 3 जून 1947 को विभाजन हो गया, तो स्वतंत्र वो हो ही जाएंगे, लेकिन किस अधिनियम के तहत, ये जानना जरूरी है। आपको सभी को मालूम है कि भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, देशी रियासतें, ये भी आपने सुना है, बहुत सी भारत में शामिल हो गई और कुछ जो है पाकिस्तान में, और जो कुछ है वो स्वतंत्र रहने की कल्पना करने लगी, लेकिन बाद में आपको मालूम है वो शामिल किया गया। तो कैसे शामिल किया गया, इन बिंदुओं को आपको गौर से देखना है। तो आपने देखा कि देशी रियासतें भी स्वतंत्र होंगे, यह फरमान आ गया, अच्छी बात है, फरमान आ गया, सही है। लेकिन अब स्टार्टिंग, सबसे पहले जो देशी रियासतें हैं वो टोटल कितनी थी? तो देशी रियासत जो है वो कुल 565 थी, यानी कुल संख्या देशी रियासतों की। देशी रियासत की कुल संख्या
ये कितनी थी? 565। कुल संख्या आपने जान लिया 565। अब इसमें कुछ भारत में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ स्वतंत्र, ये भी फार्मूला बना। और भारत में कुल कितनी देशी रियासतें शामिल हुई? तो 549, 549। इस समय इस अधिनियम के द्वारा स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत में ये 549 देशी रियासतें शामिल हुई। कितने में? 565 में। और 13 पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी? तो 13। और 3 देशी रियासतें बच गई, यानी आप जोड़ लो। तो इस स्थिति में 65 की जगह 62 आ रही टोटल। तो 3 जो बची देशी रियासतें, वो कहीं कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो स्वतंत्र देशी रियासतें कितनी हैं? 3 हैं। तो ये 3 जो स्वतंत्र हैं, इनको बाद में मिलाया गया। लेकिन आपने यहां पे देखा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा कहा गया कि देशी रियासतें भी स्वतंत्र होंगी। आप इस पे जबरदस्ती फरमान ठोक नहीं सकते, आप इन्हें स्वतंत्र रहने दें। अब ये जो 3 देशी रियासतें कौन सी थी जो स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहती थी, ये भी जान लेते हैं। तो इसमें थी जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, और इसके साथ साथ हैदराबाद। ये देशी रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थी। अच्छी बात है, स्वतंत्र रहे। जूनागढ़ के जो नवाब हैं वो थे मोहम्मद महावत खान। ये थे जूनागढ़ के नवाब। जम्मू कश्मीर में राजा थे, वो राजा थे हरि सिंह। और हैदराबाद, यहां पे भी नवाब थे, वो नवाब थे निजाम। वो आपने पढ़ा भी है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत कौन थी? हैदराबाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या देशी रियासत जो हैदराबाद थी भारत की सबसे बड़ी, उससे एक भी सदस्य शामिल हुआ संविधान में? तो नहीं, उससे एक भी सदस्य संविधान में शामिल नहीं हुआ। अगर शामिल होता तो वो भारत का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, स्वतंत्र रहेंगे। ऐसी अवस्था में तो जब ये स्वतंत्र की स्थिति बन गई तो भाई भारत और पाकिस्तान दोनों ने कहा ठीक है, 3 देशी रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे वो साफ नहीं थे। इन्होंने क्या किया? जूनागढ़ से, ये जूनागढ़ जो देशी रियासत है, इससे 8 सितंबर 1947 को एक समझौता किया कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। और ये तैयार भी थे यहां के नवाब, इन्होंने कहा हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया था कि जो भी रियासत चाहती है कि हम भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से जिस रियासत को जिस भी देश में शामिल होना, शामिल हो सकती है। तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और 8 सितंबर 1947 को इन्होंने पाकिस्तान से समझौता कर लिया। ये स्थिति आ गई। जब इन्होंने समझौता कर लिया तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पे आपत्ति जाहिर की और विरोध किया। और विरोध में उन्होंने कारण यह बताया कि ऐसा है, जूनागढ़ की जो 80% आबादी है वो हिंदुओं की है। क्योंकि जब भारत पाक का विभाजन हुआ था तो एक लॉजिक बना था कि 40% से अधिक आबादी वाला जो मुस्लिम प्रांत होगा वो पाकिस्तान में शामिल होगा। इसीलिए पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान को दिया गया था।
जो बंगाल का हिस्सा था। आज वो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के रूप में है। तो इस शर्त के तहत आपत्ति जाहिर की जवाहरलाल नेहरू ने, और आपत्ति के बाद उन्होंने कहा ऐसा है, आप समझौते से पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। तो जूनागढ़ पे 12 सितंबर 1947 जूनागढ़ पे जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह भारत के पक्ष में, यानी लोगों ने सपोर्ट किसका किया? भारत के पक्ष में। तो जूनागढ़ भारत में जनमत संग्रह से ये देसी रियासत शामिल की गई। तो आप में क्वेश्चन आएगा कि जूनागढ़ को किस प्रक्रिया के द्वारा भारत में शामिल किया गया? तो जनमत संग्रह, यानी इसको किस प्रक्रिया के द्वारा? जनमत संग्रह, इस प्रक्रिया द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आते हैं हम जम्मू कश्मीर, यानी अभी हमने देखा था 549, अब एक और ऐड कर रहे हैं, जूनागढ़ शामिल हो गई भारत में, किससे? जनमत संग्रह से। अब आगे हम बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात आती है। और जम्मू कश्मीर जो है, यहां पे आजादी के बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो राजा हरि सिंह को जब डर लगा कि पाकिस्तान पूरा कब्जा ही कर लेगा मेरी देसी रियासत को, जम्मू कश्मीर रियासत को, तो इसने अपने मंत्री शेख अब्दुल्ला को भारत के पास भेजा कि वहां के पीएम से बात करिए कि हमारी मदद करे। तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास ये फरमान पहुंचा, शेख अब्दुल्ला लेके पहुंचे, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मेरे जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया है, आप मेरी मदद करें। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि शर्त पे ही मदद करेंगे, आपको एक शर्त है वो माननी पड़ेगी, आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करिए, तभी हम जाकर के आपकी मदद करेंगे। तो ये फरमान लेकर के शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह के पास पहुंचे, हरि सिंह को बताया। तो जिस समय उनके ऊपर आक्रमण हो गया था और ये स्थिति चल रही थी, तो उन्होंने कहा विलय ही सही है। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह ने विलय के लिए हामी भर दी। तो जब विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए, तो इस विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर भी भारत में शामिल हुआ। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा भारतीय सेना करने लगी और पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया। फिर भी कुछ 13% 14% का हिस्सा जम्मू कश्मीर कब्जा कर ले गया, जिसे पीओके कहते हैं, ये ध्यान देना। यानी जम्मू कश्मीर का पीओके जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर का है, तो वो हिस्सा जो 13 से 14% का हिस्सा है उसे पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है। अब नंबर आता है हैदराबाद का। तो ये तो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते थे, क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतें स्वतंत्र रह सकती। लेकिन भारत ने सोचा है भारत के अंदर आप दक्षिण भारत के वो हमारे क्षेत्र हैं, वो सब हमारे साथ हैं, आप अकेले स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया और सरदार पटेल की अध्यक्षता में देशी रियासती एक मंत्रालय बना था, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में मिला लिया गया। यानी हम पूछेंगे जम्मू कश्मीर को किस तरीके से, तो विलय पत्र के द्वारा, लेकिन हैदराबाद को तो सैनिक कार्यवाही के द्वारा। इस क्रम से भारत में मिलाया गया। और एक क्वेश्चन है कि रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। ये भी आप विशेष ध्यान देना। और जो क्वेश्चन इससे आएगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद क्या ब्रिटिश संसद में बने कानून भारत में वैध होंगे, तो नहीं। तो इसी अधिनियम के द्वारा कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्रिटेन की संसद में कानून पारित होंगे वो भारत में लागू नहीं होंगे। ये इसी अधिनियम के द्वारा कहा गया, ये ध्यान देना। इसके आगे जो इससे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा वायसराय और भारत सचिव का पद। भारत सचिव ये हमारे देश में पद होता था, और वायसराय
अब क्वेश्चन आ जाता है भारत के प्रथम वायसराय, तो बच्चों को समझ में नहीं तो वो सीधे बता दिए वॉरेन हेस्टिंग्स या उन्होंने बता दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन दोनों रॉन्ग है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय घोषित किया गया और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग बने थे, जो 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के पद पे रहे। तो 1858 से गवर्नर जनरल को भारत में वायसराय कहा गया। क्यों वायसराय कहा गया? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए भारत के गवर्नर जनरल, तो उसमें एक अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम। उसमें कहा गया कि भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन की संसद के अधीन किया जाता है, ब्रिटेन की क्राउन के अधीन यानी संसद के अधीन। तो ब्रिटेन की संसद ने गवर्नर जनरल से ऊपर एक पद बनाया था भारत सचिव। तो जो वायसराय बना दिया गया पद गवर्नर जनरल को, वो कोई भी निर्णय लेना है तो उसे भारत सचिव की अनुमति लेनी पड़ती थी 1858 से, यानी भारत सचिव की अनुमति के बाद ही भारत का वायसराय भारत के अंदर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ये किया गया था। अब ये वायसराय का हमने बताया, ये भी पद समाप्त। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये दोनों पद समाप्त कर दिए गए। तो अंतिम वायसराय कौन था, कहां से समाप्त किया गया? तो अंतिम जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन, वही आए थे भारत पाकिस्तान का बंटवारा कराने। तो अंतिम वायसराय के रूप में आपने सुना है कि 1945 में के बाद लॉर्ड वेवेल को हटाकर उनकी जगह बनाया किसे गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। तो जब वो वायसराय भारत में है तो उन्होंने माउंटबेटन योजना के द्वारा 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन करा दिया। एक तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने इस अधिनियम के ये प्रावधान भी सामने रखे कि इस अधिनियम को हम समाप्त कब करेंगे, जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें क्लियर हो गई और ये भारत सचिव और वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया इसी अधिनियम द्वारा। पद समाप्त, यानी ये पद जब समाप्त कर दिया गया तो इस अधिनियम को समाप्त करना था, क्योंकि भारत किससे चलेगा? भारत 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा, ना कि इस अधिनियम से, ना कि 1935 के अधिनियम से। लेकिन जब संविधान बन रहा था उस समय भारत का शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाया गया, क्योंकि उसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग थे, तो उनका प्रयोग किया गया। उसमें शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। संघ सूची उसमें 59 विषय दिए गए थे, वैसे ही आपकी राज्य सूची में 54 विषय दिए गए थे। और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें 36 विषय का प्रावधान किया गया था। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम कहते हैं, उससे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि 250 अनुच्छेद भारत ने जब मूल संविधान बनाया 395 अनुच्छेद थे, उसमें 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या कारण है कि भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहते हैं। तो आपको हमने बता दिया 250 अनुच्छेद जिस चार्टर एक्ट से लिए जाए, जिस अधिनियम से लिया जाए, वो बड़ा स्रोत साबित नहीं होगा बिल्कुल। तो वैसा इस पे किया गया। लेकिन जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत ये सारी चीजें पूरी होने के बाद समाप्त किया गया, ये रहेगा ना, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे भारतीय संविधान लागू होने पर जैसे ही 395 अनुच्छेद लागू हो गए टोटल, वैसे ही आपका जो 395 अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कहता है कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरी तरह समाप्त करते हैं।
यानी 395 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका काफी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और बेहतर तरीके से इसका अध्ययन करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बेहतर तरीके से आप सॉल्व करें और आपको सफलता भी मिले। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को जीएस हब बाय जितेंद्र कुमार जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। कमेंट में जो भी आपको क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको आंसर दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।